गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। करंट अफेयर्स की सीरीज में 9 फरवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 10 नए इश्यूज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स सी द 10 टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा डिस्कशन होगा एफएसएसएआई के बारे में, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन पीवीटीजी के ऊपर रहने वाला है। एक पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन हम जो हिस्ट्री से है वो देखेंगे। यूनेस्को को लेकर और जीआई टैग को लेकर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ABRY, और एक स्पीसीज को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। एक एज यूजुअल हमारा मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा एंड देन युद्ध अभ्यास के बारे में भी न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया था, इसके बारे में हम देखेंगे एक क्वेश्चन। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहे हैं देन ऑफ कोर्स इट इज़ अ गुड थिंग। अगर नहीं मिल रहे तो आपको यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना पड़ेगा टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर साइड, बिकॉज अभी काफ़ी सारे जो वीडियोस है मैंने आपको बताया था कि वो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं और वो अलग अलग टाइम पर पब्लिश किए जाते हैं, तो उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिले। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। चलिए आप जाके ज्वाइन बटन को प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आपको वेरियस जो मेंबरशिप्स हैं उसके बारे में पता चल जाए। और बी रेडी, टुमारो जो हमारा लेक्चर होने वाला है टेक्स्ट बुक के ऊपर, वहाँ पर जो मेजरली डिस्कशन होने वाला है वो नोट मेकिंग के ऊपर रहने वाला है कि नोट्स किस तरीके से बनाते हैं और रिवीजन किस तरीके से करते हैं। ये जो दो एरियाज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन लास्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड जो आपके प्रीलिम्स के लिए यूज़ होता है वो भी रह गया था, उसको भी हम देखेंगे। सो textbook.com पे जाकर आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा एंड अपकमिंग जो क्लास होगी उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिएगा सो दैट कल हम जो 6 बजे इस पूरे लेक्चर को लाइव सोल्व करेंगे। यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी एज वेल। तो अब वहाँ पे जैसे आपने कल देखा था इस तरीके से कल दोबारा से क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो आएगा और आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन रिवीजन को लेकर, प्रीलिम्स को लेकर, एलिमिनेशन मेथड को लेकर, नोट मेकिंग को लेकर पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम 6 का स्कोर तो करना ही करना है टू बी इन द सेफ जोन, बिकॉज दिस इज द कट ऑफ। और अगर फर्स्ट जोन में आपके स्कोर आता है 8 से 10 MCQs आप ठीक कर पाते हैं तो और भी अच्छी बात होगी, बिकॉज ये आपका एक्सेलेंट जोन होगा। तो कोशिश करिए अगर नीचे के ब्रैकेट्स में आपका स्कोर आ रहा है तो कंसिस्टेंटली उसे इंप्रूव करने की। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। FSSAI को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे FSSAI के बारे में 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं एंड विल डिस्कस ऑल द स्टेटमेंट्स वन बाय वन। सो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कहा है कि इट्स रेगुलेटिंग द फूड मार्केट्स इन इंडिया। सो इट इज रेगुलेटिंग फूड मार्केट्स। क्या फूड मार्केट को रेगुलेट करता है? हो सकता है। विच ऑफ द अबव इज और आर करेक्ट? ये चीज जरूर आप सर्कल करिएगा, बिकॉज इसी से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, करेक्ट इनकरेक्ट में अगर कंफ्यूजन होता है तो फिर क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, FSSAI हैज कैप्ड trans fatty acid in oils and fats to 3% by 2021 and 2% by 2022 from the current level of 5%। तो फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड जो हमने डिस्कस किया था आई थिंक आज से 2 से 3 महीने पहले, जो वेरियस आपको चिप्स के पैकेट्स मिलते हैं उसके ऊपर अगर आप देखेंगे ट्रांस फैटी एसिड जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है उसकी मात्रा लिखी होती है और उसको यहाँ पे कैप करने की बात करी गई है। It has no power to set up the committees to study the problems in the food regulation and made recommendation। ठीक है, तो यहाँ पे कमेटी लेकिन इसको सेटअप करने की पावर नहीं दी गई है। सोचिए इसके बारे में। रिसेंटली FSSAI जो था ये न्यूज़ में था, इसने बेसिकली अपने रूल्स को अमेंड किया है और कुछ कैपिंग जो है वो यहाँ पर करी गई है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पर ट्रांस फैटी एसिड्स को लेकर ही TFA जो FSSAI है इसने अपने रूल्स के अंदर कुछ कैपिंग करी और जिसमें परसेंटेज जो आपको दे रखी है स्क्रीन के ऊपर वो बिल्कुल ठीक है। ट्रांस फैटी एसिड को अगर आज देखेंगे तो आज 5% है, लेकिन 2021 तक इस पर्टिकुलर मात्रा को रिड्यूस करके 3% करने की बात करी गई है एंड फर्दर ट्रांस फैटी एसिड जो होगा वो 2% तक किया जाएगा 2022 तक। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही साथ ये रेगुलेट करता है फूड मार्केट्स को, तो ये भी ठीक हो जाता है। लेकिन इसके पास पूरी पावर है कि ये चाहे तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कमेटी को बना सकता है, अथॉरिटीज को बना सकता है और उसको एनफोर्स भी करा सकता है। इट हैज नो पावर, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इट सेट्स अप द फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड इन इंडिया एंड अपॉइंट्स फूड सेफ्टी अथॉरिटीज स्टेट लेवल के ऊपर। स्टेट लेवल के ऊपर फूड सेफ्टी अथॉरिटीज भी बनाई जा सकती है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। आप जानते हैं हेल्थ कंसर्न्स जो है वो काफी ज्यादा, और वैसे भी हमारा पूरा बजट भी इस बार हेल्थ के लिए डेडिकेटेड था, तो हो सकता है कि इस बार हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाएं। फूड सेफ्टी जो है वो वैसे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी, आप क्या कहेंगे? यस और नो?
सो यस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या मुझे कोई मिनिस्ट्री बता सकता है? देखिए एफएसएसएआई फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। और अभी से बताया गया है कि आपका जो 1 जनवरी 2022 जो नेक्स्ट आपका न्यू ईयर स्टार्ट होगा, वहां से जो इसकी परसेंटेज रखी गई है वो 2% रखी गई है ट्रांस फैटी एसिड की टोटल ऑयल्स और फैट के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर है। पूछा गया एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है? एएनएसआई किसके अंतर्गत आता है? और इसको लेकर वेरियस स्टेटमेंट्स भी दिए। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज द ओनली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च इन अ गवर्नमेंटल सेटअप। तो अपने आप में अकेली ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च करती है गवर्नमेंट सेटअप के अंदर। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की मिनिस्ट्री के ये अंदर आता है। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता के अंदर लोकेट करता है। सोचिए इसके बारे में, द हिंदू के अंदर न्यूज थी, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, द हिंदू के अंदर न्यूज इसमें बताया था बेसिकली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है ना, उनमें सेंटिनलीज के बारे में बात करी गई थी, उनके आइसोलेशन के बारे में बात करी गई थी और कहा था कि बाहर की जो इंटरफेरेंस है, जो आउटसाइड इंटरफेरेंस है, उनसे बचाना चाहिए इस आइलैंड को और जो यहां पे ट्राइबल रहते हैं। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन इसी वजह से एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर बनाया गया बिकॉज क्वेश्चन एएनएसआई के ऊपर पूछा जा सकता है। इसके बारे में जिक्र भी किया गया था आपके आर्टिकल के अंदर। सो यस इट इज द ओनली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च को परस्यू करता है गवर्नमेंट सेटअप के अंदर। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता के अंदर है, बट इट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, लग सकता है नाम देखकर कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता होगा क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करता है, हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, लेकिन इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पीवीटीजी को लेकर पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। In 1973, the Debar Commission created primitive tribal groups as a separate category who are less developed among the tribal groups. तो यहाँ पे कमेटी का नाम दिया है, हो सकता है करेक्ट हो। Among the 75 listed PVTGs, the highest number are found in Odisha. तो सबसे ज्यादा जो नंबर है वो कहाँ पे पाया जाता है? उड़ीसा के अंदर पाया जाता है जितनी भी PVTGs हैं। ये भी करेक्ट हो सकता है। जरावा ट्राइब्स ऑफ झारखंड आर वन ऑफ द PVTGs। जरावा जो है वो भी एक PVTG है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, द हिंदू के अंदर जब आर्टिकल दिया था उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज एएनएसआई के बारे में मेंशन किया गया था और वहां पर पीवीटीजी का भी जिक्र किया गया था। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज फॉर्म्ड। अगर बात करी जाए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी की, तो 1973 में देबार कमीशन ने क्रिएट किया था, क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। तो यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी एक पर्टिकुलर ग्रुप पीवीटीजी को क्रिएट किया गया था और इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की बात करी गई थी। यहां पर बात करी जाए तो ये पहली स्टेटमेंट तो हमारी ठीक हो जाती है। आपको पता है कि उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा पीवीटीजीज हैं, ये बात भी करेक्ट हो जाती है। लेकिन जरावा कहां से आते हैं बताएं मुझे? जरावाज दे आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ना कि झारखंड। इवन दो दे आर पीवीटीजीज, लेकिन झारखंड से नहीं है, इसी वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगर हम बात करें, देयर आर 6 नोटिफाइड, कह सकते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। क्या मुझे नाम बता सकते हैं कोई? क्योंकि इन 6 में से एक ट्राइब ऐसी है जो कि पीवीटीजी नहीं है, बाकी सारी पीवीटीजीज है। बताएं। चलिए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट निकोबारीज, जो एक निकोबारीज ट्राइब है वो पीवीटीजी नहीं है, लेकिन रेस्ट 5 में कौन कौन सी आती है? मैंने आपको एक एक्रोनिम भी बताया था, बताएं मुझे। इसमें ग्रेट अंडमानीज है, जरावाज है, सेंटिनलीज है, ओंजीज है एंड शोम्पेन है। ये सारी ट्राइब्स जो होती हैं वो आपकी क्या है? ये सभी की सभी ट्राइब आपकी पीवीटीजी है। तो 1 वर्सेस 5 करके देख लीजिएगा, सो दैट आपको सारी ट्राइब्स का नाम भी याद हो और ये भी पता हो। क्योंकि देखिए 6 ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार के पास और वहां पर एक ट्राइब ऐसी है जो कि पीवीटीजी नहीं है। तो यूपीएससी की नजरों में यही चीज आएगी और यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपको ये पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका फिलहाल ए हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन करेक्टली मैच्ड विद द स्टेटमेंट्स। तो कौन से इंडिविजुअल की बात करी जा रही है? बेसिकली पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। He strongly opposed the proposal for the partition of India। तो इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया का अपोज किया था। In 1929 he founded the
खुदाई खिदमतकार एंड एंटी कॉलोनियल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो खुदाई खिदमतकार इन्होंने एक बेसिकली एक मूवमेंट जो था उसे रेज किया था। 1987 ही वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो भारत रत्न जो है वो भी इनको दिया जा चुका है। किस व्यक्ति की, किस पर्सनैलिटी की यहां पर बात हो रही है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो अभी 131st बर्थ एनिवर्सरी जो थी वो अब्दुल गफ्फार खान साहब की सेलिब्रेट करी गई थी। और यहाँ पर बेसिकली हरियाणा में एक हॉस्पिटल है जो कि कंट्रोवर्सी में आया था नेम चेंज की वजह से। कंट्रोवर्सी इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट क्योंकि पर्सनैलिटी को लेकर बात करी गई है, न्यूज़पेपर में काफ़ी इसका जिक्र किया गया था, हेंस दिस क्वेश्चन कैन कम इन द प्रीलिम्स एग्जाम। और अब्दुल गफ्फार खान साहब के बारे में मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन करेक्टली मैच, तो अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स मैंने आंसर तो आपको बता दिया है, इनके बारे में देख लेते हैं। उन्होंने पार्टीशन को अपोज किया था, वो नहीं चाहते थे इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने। इन 1929 उन्होंने खुदाई खिदमतकार एंटी कॉलोनियल नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट जो था उसकी भी शुरुआत करी थी। और साथ ही 1987 में उन्हें भारत रत्न जो था एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उससे भी नवाजा गया था। सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द या फिर इज द यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन से यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। बुद्धिस्ट चैंटिंग आता है, कलबेलिया, कलरी पट्टू काफी फेमस है, चाउ डांस। सोचिए कौन कौन सी चीजें इसमें से इंटेंजिबल कल्चरल ऑफ हेरिटेज के अंदर आती हैं। पीआईबी के अंदर ये चीज मेंशन करी गई थी, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो पीआईबी में कहा गया था कि काफी सारे मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व भी किया जा सके और प्रमोट भी किया जा सके। यहाँ पे बुद्धिस्ट चैंटिंग इसमें आता है, कलबेलिया आता है, चाउ डांस आता है, लेकिन कलरी पट्टू नहीं आता। सी इज द करेक्ट आंसर। आई रिमेंबर जब हम लोग तैयारी किया करते थे तब भी ये चीज़ें पूछी जाती थी, तब भी ये चीज़ें नोट्स में देखी जाती थी, अभी भी ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि नई नई चीज़ें जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर ऐड होती रहती हैं। तो सी हियर इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। बुद्धिस्ट चैंटिंग हो, चाउ डांस हो, कुंभ मेला हो, नारोज हो, देन आपका रामन है, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, योगा भी इसमें आता है, कलबेलिया भी आता है, कोदी अत्तम भी आता है, मोती अत्तू भी आता है, रामलीला, संकीर्तन, वैदिक चैंटिंग। तो उस वक्त भी मुझे याद है कि मैंने अपने नोट्स के अंदर इसी तरीके का एक इन्फोग्राफिक सेव करके रखा था ताकि प्रीलिम्स के अंदर अगर क्वेश्चन आता है इनमें से कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो उसके बारे में मुझे नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि तैयारी जो है वो आप अपनी कंटिन्यू रख रहे होंगे। एंड देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि आपने जो डे वाइज प्रिपरेशन की सीरीज ली है उसमें कोई भी डे मिस मत करिएगा, बिकॉज एवरी डे आपको यहां पर मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द सीरीज उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आपका जो लबासना का ड्रीम है उसके एक स्टेप आपको क्लोजर जो है वो ये सीरीज लेके जाती है, जिसके अंदर आपको अननेसेसरी चीजें जो है उसको हटाकर, तो डिटेल मैनर में प्रिपरेशन तो होती है लेकिन अननेसेसरी चीजें नहीं कराई जाती हैं। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज जिसके अंदर आपको क्लास के लेक्चर्स होते हैं, क्लास लेक्चर्स जो होते हैं जिसमें मैं ही आपको पढ़ाता हूँ, वो सारी चीजें मिल जाती हैं। एमसीक्यूज के लेक्चर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो एनसीईआरटी आपकी कवर कराई जाती है और मिनिमम यहाँ पे टाइम के अंदर 3 से 4 घंटे के अंदर आपकी जो डेली असाइनमेंट्स है वो आप कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें एक रिवीजन का मॉड्यूल भी रखा गया क्योंकि एक साइंटिफिक वे में रिवीजन करना काफी जरूरी होता है। दैट्स वाई जैसे आज के जो असाइनमेंट्स करते हैं उसकी रिवीजन जो है वो 24 आवर्स में कैसे करनी है, फिर 3 मंथ्स के बाद कैसे करानी है, 6 मंथ्स के बाद कैसे करानी है, ये सब चीजें भी इसके अंदर मेंशन करी गई हैं। सो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन और अगर आप 3 घंटे दिन में देने के लिए तैयार हैं, यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज। अगर 3 घंटे नहीं दे पाते हैं, आपको लगता है 1 घंटा ही अवेलेबल है, देन डू नॉट सब्सक्राइब इट, बिकॉज 1 घंटे में असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे और एग्जाम भी क्रैक करना डिफिकल्ट है। अगर आप 3 घंटे रोज कमिट कर सकते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब दिस सीरीज क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज। और इसमें जो असाइनमेंट्स आपको दिए गए हैं उसे रिलीजियसली डेली बेसिस पे करेंगे। जो मैंने आपको वीडियोस दिए, जो मैं आपको लेक्चर रोज देता हूं इसके अंदर, वो अगर रिलीजियस बेसिस पे करते हैं, जो मेरी गाइडेंस है, जो मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें पढ़नी है क्या चीजें नहीं पढ़नी, जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, देन प्रोबेबिलिटी आपके एग्जाम को क्रैक करने की काफी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप यूपीएससी कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द 50% डिस्काउंट। और जो लोग 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो और एग्जॉस्टिव प्रोग्राम है मिशन यूपीएससी 2022, और इसके अंदर तो मटेरियल और भी ज्यादा जो है वो दिया गया है क्योंकि यहां पर अभी आपके पास टाइम है, यू कैन गिव दैट मच टाइम टू योर प्रिपरेशन। तो आप मिशन यूपीएससी 2022 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीपल हु आर वेटिंग स्टिल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर, तो ये जो पूरा प्रोग्राम है क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको 100 दिन में पूरा मटेरियल कंप्लीट करना पड़ेगा।
इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेलेवेंट मटेरियल जो है वो दिया गया है। मैं यही रेकमेंड करूंगा कि आप 200 डेज की सीरीज में जाएं, क्योंकि उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाती है और एक क्या कहते हैं रीजनेबल लेवल ऑफ मटेरियल दिया जाता है। लेकिन 100 डेज के अंदर और भी स्ट्रिप डाउन करके मटेरियल दिया गया है। तो अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है देन यू कैन गो फॉर द 100 डेज सीरीज, और अगर फिर भी आपको लगता है 3 घंटे दे सकते हैं तो आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है which of the following GI products correctly matched with their respective region। तो आपको लेफ्ट साइड में दिए हैं GI टैग वाले प्रोडक्ट, राइट साइड में दिए हैं किस राज्य से वो आते हैं और आपको मिलान करना है। पट्टचित्रा उड़ीसा से आता है, हो सकता है। बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश से आता है, मे बी। ब्लू पोट्री गुजरात से आती है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, आपने कल रात को 9 बजे जो लेक्चर देखा था, जो हमने लाइव डिस्कस किया था, वहां पे देखा होगा कि हमने आदि महोत्सव के बारे में डिस्कशन किया था। और आदि महोत्सव के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्टॉल लगा हुआ है जहां पे जीआई टैग प्रोडक्ट्स ही सेल किए जा रहे हैं। तभी जीआई टैग का भी जिक्र न्यूज़पेपर के अंदर किया हुआ था। पट्टचित्रा उड़ीसा से ही आता है, और क्या क्या चीजें उड़ीसा से आती है जीआई टैग प्रोडक्ट्स वो मैं आपको बताऊंगा। बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश से आता है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्लू पोट्री कहां से आती है बता सकते हैं कोई? राजस्थान से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका थर्ड पेयर इनकरेक्ट हो जाता है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार देखिए कहां कहां से क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं। कर्नाटका, ये 2017 तक की लिस्ट है, इसमें 39 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें मैसूर सिल्क से लेके कार्डमम तक आता है। उड़ीसा के अंदर ये पट्टचित्र आपका दिख रहा है, एकत आता है। कोनाक स्टोन कार्विंग आता है। गुजरात के अंदर से भी वेरियस प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, जिसमें एगेट्स ऑफ कैम्बे है, कच्छ एम्ब्रॉयडरी है, गिर केसर मैंगो है, और आपका यहाँ पे ब्लू पोट्री कहाँ से आता है? ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर, काफी फेमस है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट कहती है अंडर द स्कीम एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग मंथली वेज ऑफ लेस देन 20,000 इज एलिजिबल फॉर द बेनिफिट। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए 20,000 रुपए का क्राइटेरिया रखा गया है। अंडर ABRY द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बियरिंग बोथ द एम्प्लॉइज शेयर 12% ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉइज शेयर 12% ऑफ वेजेस। तो यहाँ पे 12% एम्प्लॉयर की साइड से, 12% एम्प्लॉय की साइड से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। दिस स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सोचिए इसके बारे में, PIB के अंदर न्यूज थी, फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। चलिए देखिए, अगर देखा जाए ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है। अगर आपको याद हो अराउंड 2 महीने पहले इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, और वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जो अमाउंट है वो 15,000 का। एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग मंथली वेज ऑफ लेस देन 15,000 who was not working in any establishment registered with EPFO before 1st of October 2020 and did not have a universal account number, वो लोग एलिजिबल होंगे। इसको थोड़ा सा मैं इजी करके बताता हूं आपको। तो इसमें वो एम्प्लॉइज आते हैं जिसकी मंथली वेज 15,000 से कम है, और वो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी भी EPFO रजिस्टर्ड फॉर्म के साथ काम नहीं कर रहे थे, और उनके पास कोई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या फिर EPF अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2020 से पहले नहीं था। ठीक है, तो ये कंडीशन दे रखी है। 20,000 का क्राइटेरिया नहीं है, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट यस, अगर आपको याद हो लास्ट में मैंने बताया था कि कोविड-19 के दौरान काफी सारे लोग एम्प्लॉइज को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 12% वेजेस जो है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की साइड से, एम्प्लॉय की साइड से करना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार ने कहा कि आप मत करिए, हम करके देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपकी ठीक हो जाती है, और EPFO के द्वारा इंप्लीमेंट करा जा रहा है, ये बात भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। सो आपको इनकरेक्ट बताना था, सो C विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज द इन्फोग्राफिक फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट आत्मनिर्भर रोजगार योजना। इसको देख लीजिएगा। दिस इज द 12% जो कंट्रीब्यूशन की बात करी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि स्पीसीज को लेकर है। पूछा गया व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट का IUCN स्टेटस क्या है, ये आपको बताना है। एंडेंजर्ड है, लीस्ट कंसर्न है, वल्नरेबल है, या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सोच के बताइए क्या आंसर हो सकता है। द हिंदू के अंदर न्यूज दे रखी थी, इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया है। सोचिए। चलिए, तो मसीनागुडी के अंदर एक एलिफेंट को काफ़ी ज़्यादा बर्न इंजरीज हो गई थी, और बेसिकली उसकी डेथ हो गई इसी की वजह से। और ऐसे लोकल रेजिडेंट ने क्लेम किया है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने काम करने में देरी कर दी, अदरवाइज एलिफेंट को बचाया जा सकता था। इसी वजह से पूरा आर्टिकल था। हमारे लिए जो स्पीसीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। IUCN स्टेटस ऑफ एशियन एलिफेंट। और वैसे भी आप में से जो लोग IFOS के लिए जाने वाले हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जाने वाले हैं, तो उनके लिए भी इस तरीके की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट वंस दे आर डिप्यूटेड तो इस तरीके के इंसिडेंसेस जो हैं वो ना हो। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा एंडेंजर्ड।
जो IUCN स्टेटस है एशियन एलिफेंट का, दैट इज एंडेंजर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैप रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन रोज हम मैप से रिलेटेड करते हैं। बेरिंग स्ट्रेट के बारे में पूछा है। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज को बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करती है? और यूके और फ्रांस को, यूएसए या रशिया को, स्पेन मोरक्को को, या फिर जापान साउथ कोरिया को? सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए एक बार आपको मैं मैप पे दिखा देता हूँ बेरिंग स्ट्रेट की लोकेशन और कंट्रीज कौन कौन सी सेपरेट करी जा रही हैं। सो दिस इज द बेरिंग स्ट्रेट, आप देख रहे हैं। यहां पर आपका क्या है? यूएसए, दैट इज अलास्का जो है, एंड देन रशिया। आप मुझे बताइएगा क्या अलास्का शुरू से ही यूएस के पास है या फिर पहले किसी और कंट्री के पास हुआ करता था? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अलास्का के बारे में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रशिया और यूएसए को सेपरेट किया जा रहा है, और हमारा आंसर इसी वजह से क्या हो जाएगा? आवर आंसर विल बी यूएसए एंड रशिया। और जब भी आप इस तरीके की चीजें देखें तो आसपास जरूर देखिएगा। अगर आप देखें आसपास इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे हम आईडीएल भी कहा जाता है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नीचे एल्यूशियन आइलैंड्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि युद्ध अभ्यास को लेकर है। पूछा कि युद्ध अभ्यास को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है इसे ट्राइपार्टाइट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, यूएसए एंड जापान। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज इसके अंदर शामिल है जिसके नाम दिए गए हैं। द 16th एडिशन ऑफ द युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इज हेल्ड इन 2021। 16वां एडिशन जो युद्ध अभ्यास का हुआ था वो 2021 के अंदर अभी कंडक्ट कराया गया है। एंड द एक्सरसाइज इज होस्टेड ऑल्टरनेटिवली बाय द 2 कंट्रीज सिंस 2004। 2 कंट्रीज इन 3 में से हैं शायद जो कि इसे ऑल्टरनेटिवली करवाती हैं, और 2004 से ऐसा कराया जा रहा है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए तो अभी कल ही, दैट इज Feb 8 को ही, जो ये एक्सरसाइज है इसे स्टार्ट किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि राजस्थान में लोकेट करती है, वहां पर। तभी ये न्यूज में थी। अगर बात करी जाए इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है, तो यस 16th एडिशन जो है वो अभी इसका शुरू किया गया है, और कल ही इसे शुरू किया गया है। 2004 से इसे ऑल्टरनेटिवली ऑर्गेनाइज कंडक्ट कराया जाता है। एक बार यूएसए में होता है, एक बार इंडिया में होता है, क्योंकि यही दोनों कंट्रीज इसमें शामिल होती हैं। जापान का इसमें अभी तक कोई रोल नहीं है, बिकॉज इट्स अ बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए युद्ध अभ्यास इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, बायलेटरली है, और इसको किया जाता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। चलिए अभी इसे 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं पूरे लेक्चर को। इट इज गोइंग टू बी द एक्टिव रिवीजन। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के। चलिए शुरुआत हमारी एफएसएसएआई को लेकर हुई थी। जल्दी से मुझे मिनिस्ट्री का नाम बता दें, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो टीएफए है वो कितना होना चाहिए, 2022 तक 2% करने का प्रावधान रखा गया है, और 2021 अभी से ही 3% कर दिया जाएगा। पहले ये 5% हुआ करता था। तो यहाँ पे रेगुलेट करता है फूड मार्केट्स इन इंडिया को, और मिनिस्ट्री का नाम बताया मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ध्यान रखिएगा, कॉमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं आप। नेक्स्ट हमने एनएसआई के बारे में बताया था, इसकी भी मिनिस्ट्री का नाम मुझे बताएं। अभी यहाँ पर आर्टिकल जो था वो वेरियस ट्राइब्स को लेकर था, और वैसे भी सेंटिनलीज, नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड जो है उसके बारे में जिक्र किया गया था। हेडक्वार्टर जो है इसका कोलकाता के अंदर है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पीवीटीजी को लेकर। पीवीटीजी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी थी। तो देबार कमीशन काफी न्यूज में थी, और आप मुझे बताएं कि कौन सी एक ऐसी ट्राइब है अंडमानीज निकोबारीज के अंदर जो कि पीवीटीजी नहीं है, क्योंकि 5 ऐसी ट्राइब्स थी जो कि पीवीटीजी थी, लेकिन एक ऐसी थी जो नहीं थी। जरावा कहां से आते हैं? जरावा अंडमान और निकोबार आइलैंड से आते हैं, ध्यान रखिएगा। देबार कमीशन ने ये पीवीटीजी का जो कैटेगराइजेशन है इसे बनाया था। निकोबारीज पीवीटीजी नहीं है, बाकी सारी शोम्पेन्स हैं, ओंजी हैं, जरावाज हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, दे ऑल आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। फिर हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था खुदाई खिदमतकार के बारे में, पार्टीशन ऑफ इंडिया को अपोज किया गया था, भारत रत्न दिया गया है, अब्दुल गफ्फार खान इज द नेम। देन हमारा डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 5 में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेकर हुआ था। इसमें से कौन सा इस लिस्ट में नहीं शामिल है, उसका नाम बताएं मुझे। और देन मैंने आपको वेरियस जो शामिल है उनके नाम बताए थे, तो प्लीज देख लीजिएगा इसको। देन यू कैन यूज द यूपीएससी कोड या फिर जेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डिस्कशन हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग जीआई प्रोडक्ट्स करेक्टली मैच, और यहाँ पे ब्लू पोट्री कहां से आता है ये मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दे। पट्टचित्रा उड़ीसा से, देन बाघ प्रिंट जो है मध्य प्रदेश से आता है, और ब्लू पोट्री मैंने आपको बताया था राजस्थान से आता है।
देन क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने आपसे ABRY आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में बताया था। मुझे कंडीशन जो है बता दें कितनी यहाँ पर वेजेस होने चाहिए, उससे कम वाले लोग एलिजिबल होंगे। साथ में EPFO 1 अक्टूबर 2020 का कट ऑफ डेट दिया है। EPF नंबर भी नहीं होना चाहिए और 15,000 से कम के वेजेस मिलने चाहिए। 12% प्लस 12% गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट किया जाएगा। EPFO के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेन्स के अंदर भी ये चीजें लिखनी पड़ेंगी आपको। एलिफेंट की बात करी जाए तो मुझे जल्दी से इसका IUCN स्टेटस बता दे। अभी द हिंदू के अंदर न्यूज थी एंड द करेक्ट आंसर इज एंडेंजर्ड। फिर हमने बैरिंग स्ट्रेट कौन कौन से 2 देशों को जोड़ता है ये मुझे बताइएगा। अलास्का पहले किसका पार्ट हुआ करता था ये भी मुझे बताइएगा। और यहाँ पे जो 2 देशों के नाम थे और वो मैंने आपको बताया रशिया और अलास्का। लास्ट में युद्ध अभ्यास के बारे में जिक्र हुआ था। इट्स अ बायलैटरल एक्सरसाइज। दोनों देशों के नाम मुझे बताएं। अभी इसे कल से स्टार्ट किया गया है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इसके अंदर से स्टार्ट किया गया है, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में। 16th एडिशन इसका कल स्टार्ट हुआ है। 2004 से इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया USA दोनों ऑल्टरनेटिवली इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी मैं आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक क्वेश्चन पूछूंगा, सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए देखते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है। व्हाट इज आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, इसका एक लाइन के अंदर मुझे उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। यूट्यूब में ही कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए सेकंड को देखते हैं। शुड वी गिव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू लेजिस्लेचर्स? पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन पूछने का रीजन यही है क्योंकि अभी 200 डेज की सीरीज में मैं लेजिस्लेचर ही पढ़ा रहा था स्टूडेंट्स को, और वहां पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था मेरे सामने आया। शुड वी गिव सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टू लेजिस्लेचर? क्या हमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर लेजिस्लेचर को देना चाहिए? कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूँ। आप जानते हैं कि जो लेजिस्लेचर है वैसे तो उनका 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बीच में भी उनको हटाया जा सकता है, तो उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है नहीं होता है। क्या हमें वो उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसका आंसर करिएगा। और अभी मैं एक बेसिकली डिबेट देख रहा था, डिबेट के अंदर ही मैंने देखा, बेसिकली इट वाज अ कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने देखा कि कुछ व्यक्तियों ने बहुत ही बुरी भाषा का, कहेंगे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में। मुझे सुन के भी अच्छा नहीं लगा, और वो जिस इंडिविजुअल ने यूज किया था वो खुद भी एक पॉलिटिकल पर्सन था। तो वहां पर मुझे ये चीज समझ में आई कि जो हेट्रेड है ना वो कितनी ज्यादा है पॉलिटिक्स के अंदर, और खासतौर पे कुछ पर्सनैलिटी को लेकर। देखिए आप जानते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट में काफी सारे लोग बोलते भी रहते हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया वो खुद ही मुझे सुन के भी अच्छा नहीं लगा, एंड मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो को क्लोज कर दिया उसको सुनने के बाद। सो आपको मुझे बताना है, सम पीपल यूज पार्लियामेंट्री लैंग्वेज अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन होप टू इंसल्ट अ पर्सनैलिटी। डू यू थिंक इज इट करेक्ट? देखिए किसी व्यक्ति विशेष की आपको अगर इंसल्ट करनी है, वैसे तो वो भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी का विरोध करना है, अपने विरोध को आप दर्ज करा सकते हैं, लेकिन विरोध को दर्ज कराने का भी एक तरीका होता है। एंड मोर ओवर जब आप किसी व्यक्ति विशेष को पसंद नहीं करते और उसका विरोध करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जब आप इंसल्ट करते हैं ना कहीं आप उस व्यक्ति की इंसल्ट नहीं कर रहे, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की इंसल्ट कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर तो सभी के होते हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, चाहे आपने उनको वोट किया हो या ना किया हो। तो जब आप किसी व्यक्ति विशेष की इंसल्ट कर रहे होते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप एक ऑफिस, एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उसकी भी इंसल्ट कर रहे हैं। तो क्या वो आपको लगता है सही है या नहीं है? इवन तो मैंने एक्सप्लेनेशन में ही आपको आंसर तो दे ही दिया है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मुझे जस्टिफिकेशन आपकी साइड से चाहिए कि क्या ये चीज रुकनी चाहिए, कैसे रुकनी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू। आप इसका आंसर करिएगा इंटरव्यू ग्रुप के अंदर। रात को 9 बजे के लिए रेडी रहिएगा। 10 नए एरियाज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 PM लाइव। सेकंड जो चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। और दीज आर द ग्रुप्स मेंस के आंसर के लिए, इंटरव्यू के आंसर के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और विनर के लिए मैं आपका जो आज का नाम होगा वो 9 PM वाले लेक्चर में ही दे दूंगा, ठीक है। चलिए यहां पर आपको जो मार्क्स है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने, जितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो। और अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में है तो 24 आवर्स में एक बार रिवाइज करिएगा। लेस देन 6 स्कोर किया है तो आफ्टर 1 आवर इसे रिवाइज करिएगा। कल 10 बजे आपको टेलीग्राम के ऊपर इसकी PDF मिल जाएगी। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, बेल आइकन को प्रेस करके आप जरूर ऑल बटन को प्रेस करिएगा। देयर इज अनदर लिंक, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है टू गेट द फ्री PDF। इसके अंदर आपको आंसर देने की भी जरूरत नहीं, यू हैव टू जस्ट फिल अ फॉर्म। एक फॉर्म नीचे आपको कमेंट सेक्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और अपनी जो फ्री PDF है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आपको 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स की PDF जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी, उसको क्लेम कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, वहां पे क्लिक करके फॉर्म को, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो मांगी गई होंगी, वो दे दीजिएगा। चलिए, thanks for watching. I'll see you today itself at 9 PM. Have a nice day.